इक्विटी कल्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ चलते हैं। पिछले 2-3 सालों में तो मतलब एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसमें डेफिनेटली आप जैसे लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कि लोगों को सिखाया कि कैसे आप वेल्थ क्रिएट करें। क्या ये यहाँ से आगे जाते हुए आपको, मैं दोनों टर्म से पूछ रहा हूँ, इकॉनमी के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या सबसे बड़े ट्रिगर होने वाले हैं? मेरे ख्याल से ट्रिगर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 ट्रिगर्स हो गए कि इंटरनल चेंजेस के, ये जो डीबीटी और यूपीआई, आधार, जैम वगैरह जो कुछ हुआ है, तो एक बहुत बड़ी बुनियाद हमारे यहाँ हो गई है। और ये जो हमने बातें कर ली, एक एक्सटर्नल ट्रिगर हो गया। एक्सटर्नल ट्रिगर ये हुआ कि जो जियो पॉलिटिक्स थी हमारी, तो हम ही एक ऐसे देश थे जो कि एक विकासशील देश होते हुए भी इतनी लड़ाइयों से हम गुजरना पड़ा। हमारे ऐसे मित्र पड़ोसी हैं कि जिन्होंने हमें हमेशा जगाए रखा। लेकिन ये जो जियो पॉलिटिक्स सारी चेंज हो रही है, उसमें भारत के बड़े नए मित्र बन रहे हैं। तो चाहे 2 का साझा है, 4 का साझा है, 8 का साझा है, हर साझे में करीब करीब भारत को आज न्योता है। हम हर जगह नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये पहुँच रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल एटीट्यूड टू इंडिया है कि इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर, सो पीपल वांट टू बी फ्रेंड विद इंडिया, पीपल वांट टू मेक इंडिया कस्टमर, अ सोर्स। तो ये जो बातें हो रही है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है। और इस समय हमें एक एनर्जी की चिंता है, क्योंकि एनर्जी सफिशिएंसी भी नहीं है, ऑयल कुछ भी हमें परेशान कर सकता है। और दूसरा हमारे डिफेंस का खर्चा है। ये 2 छोड़ के बाकी हम सब आज कंट्रोल में हैं। और ये जो $600 बिलियन का रिजर्व है, ये हमें कुछ सुकून देता है कि ऑयल या बाहर की क्राइसिस आएगी तो हम उसे कर सकें। तो ये जो बाहर का मौका है, मैं कई सालों से बड़े दुख से देखता रहा कि किस तरह 1970 में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दिया, टेक्सटाइल छोड़ दिया, एक डायमंड और सॉफ्टवेयर के छोड़ के हमने हर अपॉर्चुनिटी मिस की। और कोई वियतनाम, कोई बांग्लादेश, कोई चाइना, कोई ये सारे देश उस मौके को लेके आगे बढ़ गए। आज इंडिया को तमाम मौके फिर से मिल रहे हैं, इसे हमें मिस नहीं करना। तो ये जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी आई है, हम केवल इंटरनल ग्रोथ के ऊपर ना लगकर ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और इंटरनल ग्रोथ को दोनों का एक उसकी युति कराएं, उन दोनों को जोड़ दें। ऐसा हम आशा करते हैं कि हमारा नेतृत्व इसको कर पाएगा। तो अब तो एनर्जी में भी सर बड़ा काम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, इन सब पे बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का, रिन्यूएबल में बहुत फोकस कर रहे हैं। होप बनती है कि 10-15 साल में हम लोग थोड़ा सा रिलायंट हो जाएंगे। देखिए, इसके अंदर एक बात जरूर है कि उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर जो लोहा लगता है, उसमें जो सीमेंट लगती है, उसके अंदर बनाने में भी जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी फिर भी ट्रेडिशनल है। तो हमें ये सब तो करना ही है, क्योंकि हमें वो एनवायरनमेंट के हिसाब से करना है। लेकिन उसका जो बैलेंस है, वो अभी भी दुनिया ढूंढ रही है कि एक्चुअली व्हाट लीड्स टू व्हाट। बिना ट्रेडिशनल एनर्जी के क्या हम रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन भारत, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से हम आगे जा रहे हैं, तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि इसको भी हम ठीक ढंग से कर पाएंगे। तो एनर्जी तो सफिशिएंसी होगी, लेकिन ये जो सारे मौके, बाहर के मौके हैं, तो उसके अंदर एक जो बड़ी आशा हमें दिख रही कि गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी बनाई थी, वो ये है कि इंसेंटिव स्कीम जो लाए, प्रोडक्शन लिंक्ड PLI। तो वो PLI वो बेहतरीन, बिल्कुल ये सारी चीज़ों को जोड़ के PLI अभी तक चल रही है। तो जितनी रफ्तार से ये PLI चले, एक हमें और ज़रूरत है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। तो उसके लिए हमें काफ़ी बाधाएं ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आती है कि स्टेट का ज़मीन स्टेट के पास है, जगह स्टेट के पास है, किस तरह वो सेंटर से। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, तो आशा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के हिसाब से, जिस तरह PLI में सरकार और प्राइवेट इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, वैसे स्टेट और सेंटर जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे नीतियों का बड़ा ज़बरदस्त असर आता है। तो ये बातें हो, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और इनएफिशिएंसीज अलाइव नहीं रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो जो फॉलिंग बिटवीन द स्टूल्स है ना, वो नहीं रहना चाहिए। सर अच्छा, चूँकि आपने कभी सपने देखे होंगे जब आप यंग रहे, बहुत बहुत मेहनत कर रहे थे, चूँकि विजनरी थे आप, तो आज जहाँ पे हम खड़े, ये आपके सपनों से एकदम फिट बैठता है
या थोड़ा सा कम है, या आपने एकदम अपोजिटली सोचा था कि नहीं, आपने तो बहुत गलत बात दूसरी की। दुनिया बननी चाहिए थी? सपने तो मैं आज भी देखता हूँ और पहले से बड़े सपने देखता हूँ। अच्छा, आज के सपना बताइए। आज के साथ सबसे बड़ा सपना क्या है? पहले मैं खुद के लिए सपने देखता था, जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं देश और समाज के लिए देखते गया। आज तो मैं देश और समाज और विश्व के लिए बहुत बड़े सपने देखता हूँ, और मुझे बहुत आशा लगती है कि भारत की उसके अंदर बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। तो भारत किसी ने बनाया नहीं ना, प्रकृति का बालक है। मैंने एक सीरियल बनाया है, आप जरूर देखिए, 17 एपिसोड का सीरियल है कि भारत क्या है। विशुद्धि फिल्म्स नाम की यूट्यूब चैनल पे आपको ये सीरियल मिलेगा। तो ये भारत तो प्रकृति का बनाया हुआ है। ये जो हिमालय पर्वत है, ये जो पर्वत सागर है, जो नदियां हैं, इतनी दुनिया में किसी देश में इतनी वर्षा का पानी कहीं दुनिया के कोई देश में नहीं होता। अभी तो हमने उस पानी को यूज़ करना नहीं सीखा है। तो ये जो भारत है उसका बड़ा अहम रोल होने वाला है। विश्व है उसको एक नई संकल्पना करनी पड़ेगी। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विदाउट अ सिविलाइजेशन, ये बात समझ में आ गई कि तो हम खाए जा रहे हैं, हमारी अकाउंटिंग गलत है कि पृथ्वी में से निकाल लिया, हवा में से निकाल लिया, हवा में जहर डाल दिया, उसकी अकाउंटिंग कहाँ है जीडीपी के अंदर। ये बात अब समझ में आ गई है। लोग कह नहीं पाएंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें समझ में आ गई कि इससे हमें नया मॉडल ढूंढना चाहिए। वो मॉडल भारत के अंदर उसका एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं वो सपना देखता हूँ। सर, आप मतलब मार्केट इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिर आपने एक सीरीज़ भी बनाई, फिल्में ही बनाई क्या? फिल्म भी बनाई थी। क्या ठीक है, ये तो क्या है कि हमें मौका मिला और ये भारत देश से इतना प्यार है क्योंकि भारत देश ने हमें इतना दिया है, तो ये उसका ऋण चुकाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ करता रहा। तो फिल्म बनाने का आइडिया इसलिए आया कि मेरे को फिल्म बनानी, या इसलिए थीम है तो मुझे उसको ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करना है? क्या है कि मेरी एक कंपनी थी जो आज भी एनिमेशन एजुकेशन के अंदर टॉप कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर हमने एक रामायण बनाई थी। खैर मैं बहुत किस्मत वाला रहा हूँ कि जीवन में बहुत कुछ खेल खेलने का मौका मिला। क्या क्या है सर? कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। नहीं, जैसे कि मैंने कई तमाम जात की कंपनियों को बैक किया। आपने बॉलीवुड की बात की, तो मैंने बॉलीवुड की कितनी कंपनियों के साथ काम किया, बॉलीवुड को बड़े नज़दीक से देखने का मौका मिला। तो टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे मौका मिला, केमिकल कंपनियों के अंदर मौका मिला, सरकार की कंपनियों के साथ काम किया। हमारी यूनिवर्सिटी फ्लेम यूनिवर्सिटी बन रही है, ये कृष्णा का पगोड़ा बना, तो उसके अंदर भी मैं एक शुरू से जुड़ा हुआ था। आचार्य गोयनका के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। तो न जाने कितने क्षेत्रों में अलग अलग काम करने का मौका मिला, विपश्यना साधना करने का मौका मिला, और आज मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अथ से लेके इति तक कहीं न कहीं कोई न कोई हर क्षेत्र में अपना, हर बंदर पे मेरी नौका गई है। सबसे ज़्यादा आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आप एकदम खाली अपने घर पे बैठे हुए हैं, सुबह उठे मान लीजिए या शाम को आप गए, एकदम पीसफुली बैठे हुए हैं, तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है आपको करना? उस पीस को और गहरा देगा। कैसे करते हैं? मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन। तो मेरे को सबसे प्रिय यही है कि मैं या तो ध्यान करूं या मेरा जीवन कैसे उपयोगी हो किसी के लिए। मेरे जीवन के ये दो ही भाग हैं कि मैं किस तरह और किसी के लिए उपयोगी हो सकूं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, यही फलसफा से जीते हैं। सर, इसी थीम को गुनगुना दीजिए तो मैं शो समाप्त करूं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। तो बहुत किस्मत वाले हैं। सर, नए ज़माने के गाने नहीं अच्छे लगते आपको? डिस्को और ये सब चलते रहते हैं, नए नए म्यूज़िक। मैं कम भी सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ तो बड़े अच्छे भी लगते हैं गाने। पर ये जो हमारे मंजिल जी आए, मनीष या मनोज मुंशिर, क्या लिखते हैं, क्या गाने लिखते वो हैं। मिट्टी वाला गाना उनका बड़ा फेमस है। गाने लिखते हैं सब, वो भी बहुत अच्छे हैं। अब क्या है कि इतना सुनते नहीं है तो याद नहीं रहते। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आज बहुत ही अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत ही अच्छा गाया जा रहा है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की और वल्लभ सर ने हमें ये बताया कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देश के अंदर, और बहुत सारा काम ज़रूरी नहीं कि आपको दिखे सामने से सिस्टम में आके,
लेकिन अलग अलग विविधताओं में, अलग अलग कल्चरली बहुत काम हो रहा है, और वही इस देश की ताकत है जो अगले 25-50 सालों में हमें आगे ले जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी खूबी है इस देश की, मल्टीकल्चरल देश है हमारा, उसके हिसाब से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हमारे साथ और इस विज़न को हम समझने में सफल हुए। जो लोग ये देख रहे होंगे, जो नए लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसेस में हैं, मार्केट में हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वैल्यू क्रिएट करिए आप, वैल्यूएशन के पीछे मत भागिए, जो इस पूरी चर्चा का संदेश है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।